बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेज़र एंड ऑप्टिक्स के कोर्स में आज हम 3 लेवल लेज़र सिस्टम की बात करेंगे। और 3 लेवल लेज़र सिस्टम को अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें तो बेसिकली हमने पहले भी ये बात की थी कि ये इस तरह का लेवल है कि इसमें हम 3 एनर्जी लेवल जो हैं वो सिस्टम के लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास एक्टिव मीडियम या लेज़र मीडियम है उसके हमने 3 लेवल लिए हुए हैं। एक वो लेवल है जिसको हम नॉर्मल लेवल कह रहे हैं, E1 ये हमारा ग्राउंड स्टेट भी हो सकती है। दूसरा लेवल E2 है और तीसरा लेवल E3 है। हमने लेजिंग करवानी है E2 और E1 के दरमियान, लेकिन E2 और E1 के दरमियान हम डायरेक्ट पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि E1 से हम E3 में पंपिंग करके एटम्स को एक्साइट करवाना पड़ता है। E3 से एटम्स जो हैं वो फास्टली डिके करके हुए E2 में आते हैं और E2 में फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है विद रिस्पेक्ट टू E1। तो फिर उसके बाद स्टिमुलेटेड मिशन की मदद से E2 और E1 के दरमियान लेजिंग एक्शन करवाया जाता है और हमें लेज़र मिलती है। अच्छा, इसमें हम दो चीज़ें जो है हमें मद्देनज़र रखनी होती हैं। एक तो यह है कि E3 में जो स्टेट टाइम है, E3 स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो बहुत ही कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू E2। तो ताकि उसके लिए भी दो काम हैं। एक तो यह कि फ़ौरी तौर पर E3 से E2 में जो है वो एटम आ सके और हमें ख़ुद से मतलब हमें किसी और तरीके से एटम को डीएक्साइट ना करना पड़े E2 में। दूसरी चीज़ यह है कि पंपिंग कंटिन्यूसली जारी, अगर पंपिंग कंटिन्यूसली जारी है तो E1 से E3 में एटम्स को भेजने के लिए E3 में हमें स्पेस चाहिए। मतलब यह है कि E3 में स्पेस रहेगी तो हम E1 से E3 में एटम भेजते रहेंगे, तो वो E3 से E2 में डीएक्साइट होंगे। अगर हमें E3 में स्पेस नहीं मिलेगी तो पंपिंग की मदद से हम E1 से E3 में एटम्स को डीएक्साइट तो करवा देंगे, लेकिन डीएक्साइटेशन के नतीजे में एटम जो है वो E3 से डायरेक्टली E1 में आएगा, जबकि हमें वो E3 से E2 में चाहिए। तो इसलिए E3 में लाइफ टाइम जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए और ये कम लाइफ टाइम हमें पंपिंग प्रोसेस में भी हेल्प करेगा, कंटिन्यूस पंपिंग प्रोसेस में भी, कि E3 में जो है वो वैकेंसी रहेगी हमेशा। E3 में जैसे ही एटम E1 से आएगा एक्साइट होके तो वो फ़ौरन से डी एक्साइट होके E2 में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लाइफ टाइम जो है बहुत ही कम है और फास्ट डिके है। और ये डिके जो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो रेडिएशन में भी इमिट हो सकती है या इंटर ट्रांजिशन डिके हो सकता है, यानी कि इंटरचेंज हो सकता है विदाउट डी एक्साइटेशन। वो क्या है, एनर्जी या तो कोलिजन के नतीजे में एक एटम से दूसरे एटम को शिफ्ट हो जाती है, या फिर अगर कोलिजन ना हो तो एटम जो है वो इन आपस में ही जो है वो एनर्जी लेवल्स चेंज करते हैं। एनी हाउ, E2 में जो है वो एटम लाइफ टाइम ज़्यादा है, इसलिए यह E2 से E1 पे जो डिके रेट है ये स्लो है और यहाँ पे लाइफ टाइम ज़्यादा है, जिसकी वजह से E2 में पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है और इसलिए हम E2 को मेटास्टेबल स्टेट भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें कम से कम कितनी पावर जो है वो चाहिए पंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम E3 में सफिशेंटली जो है वो नंबर एटम्स को भेज सकें और फिर उसके बाद E3 से एटम E2 में डिके हो सकें। हम डिके रेट अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कि हम N1 की पॉपुलेशन चेंज कर रहे हैं पंपिंग के प्रोसेस में, तो उसके लिए हमारे पास जो है एक इक्वेशन आती है -P इंटू N1। अब ये P क्या है, ये पंपिंग रेट को डिफ़ाइन कर रहा है। तो N1 जो है पॉपुलेशन है फर्स्ट लेवल की, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि क्योंकि ये जो N1 की पॉपुलेशन, यानी कि N1 में अगर जितनी कमी आ रही है उतनी ही N3 में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन N3 क्योंकि स्टेबल नहीं है वो वापस N2 में आ रहा है, तो इसलिए जो N3 में इजाफ़ा हो रहा है वो बेसिकली N2 में इजाफ़ा है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन लेवल 1 जो है दैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन लेवल 3 या अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन लेवल 2। यानी कि ये बेसिकली मैंने उलट इसको डिफ़ाइन किया है। आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं DN2 और DT, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन लेवल 2 इज़ इक्वल टू DN3 ओवर DT रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन लेवल 3 इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ DN1 ओवर DT
यानी कि नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन लेवल 1। और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि 1 की पॉपुलेशन तो कम हो रही है, लेकिन 2 की और 3 की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है पंपिंग के प्रोसेस में। तो हाँ, यानी कि अल्टीमेटली जितनी 1 की पॉपुलेशन कम होगी उतनी 3 की पॉपुलेशन बढ़ेगी और उतनी ही 2 की पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से ये रेट ऑफ चेंजेस जो हैं वो इक्वल हैं पंपिंग प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर हम लिख सकते हैं कि दैट इज़ ऑल इक्वल टू पी इंटू N1 ऊपर वाली इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जो डिके होता है, डिके में हमारे पास फिर जो इक्वेशन बनती है, और ये डिके हम ले रहे हैं 2 से 1 में। तो यानी कि यहाँ पे लेजिंग एक्शन है, स्टिमुलेटेड डिके है। तो यहाँ पे फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये स्टिमुलेटेड डिके के साथ साथ कुछ रेशो में स्पॉन्टेनियस डिके भी होता है। एनी हो, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल हम स्टिमुलेटेड डिके की बात करते हैं। तो dN2 और dt ये रेट ऑफ चेंज है पॉपुलेशन 2 का जब डिके हो रहा है, यानी कि जब पॉपुलेशन 2 में कमी आ रही है। तो दैट इज विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 1 इंटू N2। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि पॉपुलेशन कम हो रही है डिके के नतीजे में लेवल 2 की। सिग्मा 2 1 जो है ये डिके रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 1 जो है ये शो कर रहा है कि 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रही है। N2 जो है ये पॉपुलेशन है सेकंड लेवल की। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि डिके के नतीजे में लेवल 1 की पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि वापस लेवल 2 से लेवल 1 में जो है वो एटम आ रहे हैं। तो फिर हमारे पास dN1 ओवर dt जो है ड्यूरिंग डिके दैट विल बी इक्वल टू, यानी कि बेसिकली इक्वल उस होगा लेवल 2 के डिके के नेगेटिव के, यानी कि N2 की पॉपुलेशन जितनी कम हो रही है उतनी ही N1 की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसलिए ये दोनों रेट आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे dN1 ओवर dt की जगह लिख सकते हैं के लिए लिख सकते हैं रो इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 1 इंटू N2। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब हम कंजर्वेशन प्रोसेस अप्लाई करते हुए टोटल रेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि दो पॉपुलेशन में मेनली चेंज आ रहा है, एक लेवल 1 की पॉपुलेशन में और दूसरा लेवल 2 की पॉपुलेशन में। तो लेवल 1 की पॉपुलेशन में जो चेंज है वो एक तो पंपिंग प्रोसेस के दौरान है, जो हमने देख लिया -p इंटू N1 से डिफ़ाइन कर दिया। दूसरा डिके के दौरान में है, जिसको हमने डिफ़ाइन कर दिया सिग्मा 2 1 इंटू N2। तीसरा जो चेंज है वो बेसिकली स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से है, तो इसको हम सिग्मा साई न्यू इंटू N2 माइनस N1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रो जो है ये बेसिकली सिग्मा 5 रो जो है ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस एमिशन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और N2 N1 जो है ये पॉपुलेशन क्योंकि कम हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है लेवल 1 की। अच्छा, फिर इसी तरह से हम लेवल 2 की अगर टोटल रेट ऑफ चेंज पॉपुलेशन में देखें तो वो हमारे पास dN2 और dt आता है PN1, यानी कि ये पंपिंग प्रोसेस के दौरान में जब N2 में जो था वो इंक्रीमेंट आया N2 की पॉपुलेशन में। अच्छा, फिर इसके बाद माइनस सिग्मा 2 1 N2 ये डिके प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर माइनस सिग्मा 5 न्यू इंटू N2 माइनस 1 N1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टर्म थर्ड टर्म जो है ये पॉजिटिव है। बेसिकली पॉजिटिव इसलिए है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में लेवल 1 की पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसी तरह से स्टिमुलेटेड एमिशन के नतीजे में भी लेवल 1 की पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन पंपिंग के प्रोसेस में लेवल 1 की पॉपुलेशन कम होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पंपिंग के प्रोसेस में लेवल 2 की पॉपुलेशन बढ़ेगी, स्टिमुलेटेड एमिशन के नतीजे में लेवल 2 की पॉपुलेशन कम होगी, और फिर इसी तरह से स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में भी लेवल 2 की पॉपुलेशन कम होगी। अच्छा, फिर इन इक्वेशन पर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करें, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इंटरनली चेंज हो रही है, एटम जो एक्साइट हो रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरनली जो है वो एक्साइट हो रहे हैं, बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडअप नहीं हो रहा। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें कहता है कि जो टोटल चेंज इन पॉपुलेशन है वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो या हम लिख सकते हैं कि d/dt ऑफ N1 प्लस N2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो या अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि N1 प्लस N2 जो है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, इसको हम NT से डिफ़ाइन कर देते हैं। अब हम बात करते हैं उस वक़्त की जब स्टेडी स्टेट कंडीशन है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा,
N2 और N1 की पॉपुलेशन जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होंगी, तो तब हम उनको N2 बार या स्टेडी स्टेट वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह से N1 बार से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू पी ओवर सिग्मा 2 1। और यहाँ पे जो P है ये बेसिकली डिफ़ाइन कर रहा है पावर ट्रांसमिटेड को। अच्छा, फिर हम यानी कि जो पावर दी जा रही है, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास N1 बार प्लस N2 बार जो है ये NT के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है एज इट इज़ ही अप्लाई होगा जैसे ऊपर हमने अप्लाई किया। तो यानी कि टोटल पॉपुलेशन ना तो स्टेडी स्टेट में चेंज होती है ना नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस में चेंज होती है, तो इसलिए हर टाइम पे टोटल पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। एनीहाउ, फिर अगर हम बात करते हैं N1 बार की, तो N1 बार इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखें कि फिर हमने क्या किया, N1 प्लस N2 इंटू NT किया, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हुए इक्वेशन जब ड्राइव करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, और हम इसके लिए यूज़ करेंगे, यानी कि एक तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ की जो ऊपर हमें नज़र आ रही है, दूसरी ये वाली इक्वेशन यूज़ की जो हमें नज़र आ रही है। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी जो कि है N1 बार इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 1 डिवाइडेड बाय P प्लस सिग्मा 2 1 इंटू NT। अच्छा, ये N1 के लिए अगर हम N2 के लिए इक्वेशन बनाएं तो वो भी तकरीबन इसी तरह से ही बनेगी, लेकिन रिवर्स फॉर्म में बनेगी, इन्वर्स फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, या इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में भी कह सकते हैं कि N2 बार जो है P डिवाइड बाई P प्लस सिग्मा 2 1 इंटू NT आ गया। ठीक है जी। तो अगर हम अब इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले, यानी कि N2 बार माइनस N1 बार करें, तो फिर हमारे पास राइट साइड्स का भी डिफरेंस आ जाएगा और हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा P माइनस सिग्मा 2 1 डिवाइड बाई P प्लस सिग्मा 2 1 इंटू NT। अच्छा, अब पॉजिटिव गेन के लिए, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमें गेन मिल रही है, हमें लेज़र मिल रही है, तो अगर हमें लेज़र मिल रही है तो जो पावर हम सप्लाई कर रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए वो भी सफिशेंट होनी चाहिए ताकि वो रेट ऑफ डिके जो है उससे ज़्यादा रहे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो पंपिंग के लिए हम पावर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम है, अल्टीमेटली हम पावर की ही बात करते हैं। यानी कि मैंने सिंपल बेसिकली उसको क्लियर करने के लिए बात करूं, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम ये बराबर होना चाहिए। एनर्जी सप्लाई करें हम पंपिंग के प्रोसेस में, तो एनर्जी सप्लाइड इन पर यूनिट टाइम इन पंपिंग प्रोसेस मस्ट बी ग्रेटर देन पॉपुलेशन डिके एनर्जी डिकेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसलिए ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो कंटिन्यू रहे। अगर डिके बढ़ जाती है या डिके बराबर आ जाती है पंपिंग के, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो लेज़र हमें कंटिन्यूसली मिल रही है वो कंटिन्यूसली नहीं मिलेगी, हमें पल्सेस मिलेंगे, दरमियान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिले आएगा, वक्फा आ जाएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन होने के। तो इसलिए पॉपुलेशन इन्वर्जन कंटिन्यू रखने के लिए हमें पंपिंग पावर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए हमारी डिके कोएफिशिएंट से। खैर, हम आगे बात करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम E1 से E3 में इलेक्ट्रॉन्स को भेजते हैं, एक्साइट करवाते हैं एटम्स को इन दो लेवल्स के दरमियान, तो उसके लिए अगर ऑप्टिकल पंपिंग हमने इस्तेमाल की है तो एनर्जी जो है वो H-nu-3 1 के बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे nu-3 1 जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उन फोटोन की उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को जो कि हमने ऑप्टिकल पंपिंग के लिए 2 और 3 और 1 के दरमियान इस्तेमाल की हैं। तो जब डिके होगा, अगर पंपिंग ऑप्टिकल ना भी हो तो जब डिके होगा 3 और 1 के दरमियान, यानी कि अगर 3 और 1 के दरमियान डायरेक्टली डिके होता है तो फिर भी जो फोटोन इमिट होगा तो उसके लिए एनर्जी यही होगी H-nu-3 1। तो 3 1 का मतलब ये है कि डिके हो रहा है 3 से 1 में, तो जो हमें वेव मिल रही है न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पावर पर यूनिट वॉल्यूम डिलीवर ड्यूरिंग द पंपिंग प्रोसेस और एक्टिव एटम्स को जो पंपिंग पावर मिल रही है पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने लिखा यहाँ पे आप देख रहे हैं PWR लिखा है, ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू H-nu-3 1। H-nu-3 1 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोन फॉर्म में एनर्जी को, यानी कि बेसिकली जो हम पंपिंग के लिए एनर्जी दे रहे हैं वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होगी।
अगर फोटोन 3 से 1 के दरमियान मिट होता है। तो ये हम मतलब जो है वैसे सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमने एनर्जी दी वो एनर्जी इस अमाउंट के बराबर होगी। ठीक है, तो फिर साथ में आ जाएगा Pn1। ठीक है, N1 जो है ये एवरेज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम एक जो हमारे पास इक्वेशन हमने बनाई थी N1 बार के लिए NT की फॉर्म में, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ऊपर। ये वाली इक्वेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यही रिज़ल्ट जो है वो इस फॉर्म में आ जाता है। पावर डिलीवर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एच न्यू 31 P इंटू रो टू सिग्मा टू 1 डिवाइड बाई P प्लस सिग्मा टू 1 इंटू एन टी। अच्छा, अब सिग्मा टू 1 जो है ये इसकी वैल्यू कम से कम पावर की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो हम फिर इसको P मिनिमम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, P मिनिमम से जब हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर हम देखते हैं कि हमने पावर डिलीवर्ड जो पर यूनिट वॉल्यूम मिनिमम अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम जब रो टू 1 को मिनिमम पुट कर देते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आ जाता है वो आता है यानी कि P की जगह P मिनिमम पुट किया तो, या फिर हम P मिनिमम यहाँ पे पुट करेंगे और P मिनिमम के बाद क्या पुट करेंगे, सिग्मा टू वन पुट करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा टू 1 एडअप होके 2 सिग्मा टू 1 आ जाएगा। ऊपर सिग्मा टू 1 पुट करेंगे तो सिग्मा टू वन ये स्केयर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके नीचे वाले से एक से कैंसिल आउट करेंगे तो फिर ऊपर हमें एक ही मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब साथ में हमें फिर जो है 1/2 भी मिल गया और एक सिग्मा टू 1 बच गया। एन टी जो था वो एज इट इज़ आ गया और साथ में हमारे पास आ गया एच न्यू 31। तो ये वो मिनिमम पॉजिटिव पावर है जो कि डिलीवर हो पंपिंग प्रोसेस के दौरान, ताकि हमारा जो कंटिन्यूस पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस है वो जारी रहे और हमें लेज़र मिलती रहे।